गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने लास्ट टॉपिक के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके चले थे, जिसके अंदर अपने बात की थी वायुमंडल से संबंधित। वायुमंडल वाला टॉपिक हमने बात की थी, हर कंपटीशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसमें बनते हैं। और उसी वायुमंडल के टॉपिक में हमने उसका पहला पार्ट उठाया था, जिसके अंदर हमने बात की थी वायुमंडल का अर्थ किसे कहते हैं, वायुमंडल पृथ्वी पर क्यों उपस्थित है, कारण क्या है, और वायुमंडल की संगठन के बारे में, यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, मीनिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर। आज अगर अपने बात करें तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज अपने चर्चा करेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर या लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की परतों के बारे में। यानी संरचना की अगर बात करें तो हमारा जो वायुमंडल है उनको हम कितनी परतों के अंदर बांट सकते हैं, कितनी लेयर्स के अंदर बांट सकते हैं, या हम कह सकते हैं वायुमंडल की कितनी परतें पाई जाती हैं, इनके बारे में आज अपने बात करने जा रहे हैं। तो बहुत ही आसान सा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से देखिए और अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से इसको नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य हैं इसके अंदर। अपने बात शुरू करते हैं वायुमंडल से ही। वायुमंडल की अगर बात करें तो हमने अब तक इसके अंदर पढ़ा था, वास्तव में धरती के, हमारी इस अर्थ के चारों ओर सराउंडिंग के अंदर जो वायु उपस्थित है, जो वायु इस धरातल के साथ बंधी हुई है, इसी घेरे को अपने क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। क्या ये घेरा, चाहे अपने पोलर रीजन की बात करें, ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, क्या इन घेरों के ऊपर वायुमंडल उतना ही है जितना इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, विषुवत रेखा के ऊपर है? विषुवत रेखा पर अगर बात करें तो यहाँ तक, क्या ध्रुवों पर भी यहाँ तक? अपने बात करते हैं वास्तव में वायुमंडल की अगर बात करें तो वायुमंडल में धरातल से जैसे जैसे अपने ऊपर उठते हैं, चाहे यहाँ ऊपर उठें, चाहे ध्रुवों के ऊपर इधर ऊपर उठें, यानी जैसे जैसे धरातल से अपने ऊपर की ओर उठते हैं, वैसे वैसे धूल मिट्टी के कणों की मात्रा कम होती जाती है, वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है, और वैसे वैसे गैसेस की मात्रा है वो भी कम होती जाती है। यानी वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर सभी प्रकार के पदार्थों का जो घनत्व है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, घटते जाते हैं। यानी वायुमंडल के अंदर सबसे ज़्यादा डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ होगा, तो अपने उत्तर देंगे पृथ्वी के समीप वाली परतों में। पृथ्वी के बिल्कुल पास वाली जो परतें हैं वहाँ वायुमंडल की हमें सघन परतें मिलेंगी, अधिक घनत्व वाली परतें मिलेंगी। वहाँ चाहे वो डस्ट पार्टिकल हो, चाहे वाटर वेपर हो, जलवाष्प हो, चाहे विभिन्न प्रकार की गैसें हों, सभी गैसों का, जलवाष्प का और धूल के कणों का जो घनत्व है वो पृथ्वी के समीप, धरातल के समीप ज़्यादा होता है। जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे इनका घनत्व कम होता जाता है। अब ये जो वायुमंडल है अर्थ के चारों ओर फैला हुआ, इसे हम मुख्य रूप से इन निम्न 5 परतों के अंदर अपने बांट के पढ़ेंगे। यानी कौन कौन सी परतें अपने पढ़ेंगे, तो अर्थ के बिल्कुल समीप अगर परत की बात करें तो धरातल के बिल्कुल पास में फैली हुई जो परत है उसे अपने ट्रोपोस्फियर या हिंदी में क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। धरातल के, पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक जहां अपने बैठे हैं, जिसके यानी पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं, तो हमारे चारों ओर की जो वायु है, पृथ्वी के सतह के बिल्कुल नज़दीक की जो वायु है, यह परत किस नाम से जानी जाती है, क्षोभ मंडल के नाम से। ट्रोपोस्फियर या हिंदी में कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या अर्थ होता है क्षोभ मंडल का? क्षोभ का मतलब विक्षोभ मंडल, क्षोभ का मतलब विक्षोभ मंडल, विक्षोभ का मतलब डिस्टरबेंस यानी परिवर्तन। सीधी सी बात, जितने भी मौसमी परिवर्तन होते हैं, जितने भी मौसम से संबंधित बदलाव होते हैं, वो सब के सब इसी परत के अंदर यानी ट्रोपोस्फियर के अंदर
या हमें क्षोभ मंडल में दिखाई देते हैं। इसे संवहनीय मंडल भी कहते हैं। संवहनीय मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि संवहन धाराओं के कारण ही इसी परत के अंदर धरातल के समीप बिल्कुल जैसे जैसे हम बात करते हैं सूर्य से आने वाली किरणों से हमें पता है स्थलीय भाग है वो गर्म होते रहते हैं। जितना ज़्यादा अर्थ वाला भाग गर्म होगा उसके आसपास की जो वायु है वो भी उसके संपर्क में आएगी, वो भी गर्म होगी। और अब ये जो गर्म वायु आगे प्रवाहित होगी संवहन धाराओं के रूप में जो प्रवाहित होगी, इन्हीं संवहन धाराओं के कारण जो मौसमी बदलाव होते हैं वो सब के सब मौसमी बदलाव इसी परत के अंदर यानी ट्रोपोस्फियर के अंदर क्षोभ मंडल के अंदर पढ़े जाते हैं। ये तो बात थी अर्थ की, यानी ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, क्षोभ का मतलब विक्षोभ, विक्षोभ का मतलब डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस किसमें? मौसम के अंदर। यानी जितने भी मौसमी बदलाव हैं, चर्चा करेंगे कौन कौन से मौसमी बदलाव हैं, जितने भी मौसमी बदलाव हैं सब के सब किस में पड़ते हैं? क्षोभ मंडल के अंदर। एक और हमने इसका इंपॉर्टेंट नाम देखा, इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? संवहनीय मंडल, संवहनीय मंडल या संवहनीय परत भी कहते हैं। संवहन धाराएं इसी परत के अंदर चलती हैं। और एक और इंपॉर्टेंट तथ्य है, वायुमंडल की सबसे ज़्यादा घनत्व वाली परत है। यानी वायुमंडल की सबसे ज़्यादा डेंसिटी कौन सी लेयर के अंदर, कौन सी स्फीयर के अंदर मिलती है? तो अपने उत्तर देंगे क्षोभ मंडल के अंदर सबसे ज़्यादा भारी गैसों का जमाव, सबसे भारी डस्ट पार्टिकल का जमाव या सबसे ज़्यादा वाटर वेपर जलवाष्प का जमाव कौन सी परत के अंदर होता है? ट्रोपोस्फियर में। जैसे जैसे ऊपर उठेंगे इनकी मात्रा क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और जहाँ जलवाष्प, धूल मिट्टी के कण और गैसें नहीं पाई जाएंगी तो अपने कहेंगे वायुमंडल क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो इसका मतलब ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल, परिवर्तनकारी मंडल। कौन से परिवर्तन? मौसमी परिवर्तन। मौसमी परिवर्तन जैसे बादल बनना, बादल बनने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी परत में होती है? क्षोभ मंडल के अंदर, ट्रोपोस्फियर के अंदर। बादल बनना, वर्षा का होना, आंधी चलना, तूफान आना, ओलावृष्टि, हिमपात, बिजली चमकना, चक्रवात आना, पाला पड़ना, लू का चलना, यानी जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं सब की सब मौसमी घटनाएं कौन सी परत में होती हैं? याद रखना है क्षोभ मंडल के अंदर, विक्षोभ मंडल के अंदर या ट्रोपोस्फियर के अंदर। अब एक और क्वेश्चन उठता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है? यानी धरातल से लेकर कितने किलोमीटर ऊंचाई तक क्षोभ मंडल विस्तृत है? अपने उत्तर देंगे क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो अलग अलग है। अगर अपने ध्रुवीय क्षेत्र की बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर मानी जाती है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ध्रुवीय क्षेत्रों पर क्षोभ मंडल की जो हाइट है वो कितनी मानी जाती है? 8 किलोमीटर तक। जबकि अगर अपने बात करें ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा विषुवत रेखीय क्षेत्रों के ऊपर, तो विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर नहीं है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितने किलोमीटर पाई जाती है? अलग अलग किताबों में अलग अलग जगह अलग अलग आंकड़े हैं, लेकिन हमने मानना है लगभग 16 किलोमीटर तक, 16 या कुछ किताब के अंदर 18 किलोमीटर में। यानी क्षोभ मंडल की विषुवत रेखीय क्षेत्रों में ऊंचाई कितनी है? आप उत्तर दोगे 18 किलोमीटर। यानी औसत रूप में अगर अपने बात करें, औसत वायुमंडल के अंदर क्षोभ मंडल की ऊंचाई औसत रूप से कितनी है? फिर आप उत्तर दोगे 13 से 15 किलोमीटर। अगर ऑप्शन में 15 नहीं है 13 सही करेंगे, अगर 13 और 15 दोनों हैं तो अपने 15 उत्तर सही करेंगे। क्यों है वास्तव में? या अपने बात करें भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर ये जो क्षोभ मंडल है ये अधिक ऊंचाई तक क्यों है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों पर कम ऊंचाई तक ही क्यों फैला है? तो सीधा सा उत्तर देंगे जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, चाहे वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा या इक्वेटोरियल लाइन की बात कर लें, या इसके पास में ही उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री वाली अक्षांश रेखा, यानी इसे अपने किस नाम से जाना है? कर्क रेखा।
ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 23.5 डिग्री का जो अक्षांश है हमने नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, यानी कर्क रेखा से मकर रेखा। ये जो क्षेत्र हैं ये कौन से कटिबंध के अंदर आते हैं? ट्रॉपिकल जोन के अंदर, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंदर। और हमें पता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में साल भर गर्मी अधिक रहती है, सूर्य की किरणें हैं वो इन क्षेत्रों में क्या रहती हैं? ज़्यादा रहती हैं। सूर्य की किरणें ज़्यादा रहेंगी तो सीधी सी बात वायु गर्म होकर ऊंची उठेगी, और यहाँ वायु होकर ज़्यादा ऊंची उठेंगी यानी संवहन धाराएं हैं वो अधिक ऊंचाई तक चली जाती हैं, और संवहन धाराएं अधिक ऊंचाई तक जाएंगी तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी यहाँ अधिक उष्णता के कारण, गर्मी के कारण, अधिक ऊंचाई तक संवहनीय धाराओं के कारण क्षोभ मंडल अधिक ऊंचाई तक विस्तृत है। इसीलिए यहाँ क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी आ जाती है? उत्तर देंगे 18 किलोमीटर तक आ जाती है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में। और जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं, चाहे उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र हों चाहे दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है, 8 किलोमीटर मानी जाती है। तो आपने उत्तर याद रखना है, क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो ध्रुवीय क्षेत्रों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखीय क्षेत्रों पर लगभग 18 किलोमीटर। और औसत रूप से अगर बात करें तो औसतन क्षोभ मंडल की जो औसत ऊंचाई है उत्तर देंगे 13 से 15 किलोमीटर, और एक्यूरेट अगर बात करें लगभग 15 किलोमीटर ही मानी जाती है। ये तो बात थी ऊंचाई की। एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, क्या क्षोभ मंडल के अंदर जैसे जैसे अपने ऊंचाई पर जा रहे हैं, धरातल से जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई पर जा रहे हैं, क्या तापमान में बदलाव है वो एक जैसा होगा? तापमान स्थिर रहेगा ऊंचाई पर जाने पर, तापमान में कमी होगी, या ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान में बढ़ोतरी होगी? इन क्वेश्चन का अगर उत्तर दें तो सीधा याद रखना है, धरातल से वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने पर औसत रूप से तापमान कम होता है, और धरातल से पृथ्वी के अंदर डेप्थ के अंदर गहराई में जाने पर तापमान बढ़ता जाता है। यानी पृथ्वी के अंदर गहराई में जाएंगे, धरातल के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, और धरातल से ऊपर वायुमंडल में ऊंचाई पर जाएंगे तो तापमान क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ क्षोभ मंडल के अंदर अगर बात करें तो सीधा उत्तर देंगे वायुमंडल से प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर, वायुमंडल से प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर, अगर यहाँ अगर अपने उत्तर दें क्षोभ मंडल के अंदर प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। क्षोभ मंडल में धरातल से जैसे जैसे प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाती है। इंपॉर्टेंट बात। एक और चीज़ यहाँ आपने ध्यान रखनी है, अगर 1000 मीटर की बात करें, 1000 मीटर, या आप उत्तर दे दो 1 किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी 1 किलोमीटर ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के अंदर औसत रूप से 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान में कितनी कमी हो जाती है? तो लगभग 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। इसे सामान्य ताप ह्रास दर के नाम से भी जाना जाता है। यानी वायुमंडल की सामान्य ताप ह्रास दर क्या है? तो अपने उत्तर देंगे प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का कम होना, या 1000 मीटर 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर जाएंगे तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, तापमान घटता जाएगा। इसीलिए विश्व के सबसे हिली एरिया जो हैं, ऊंचाई वाले क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र जो हैं,
वो साल भर बर्फ से ढके रहते हैं। क्यों ढके रहते हैं? क्योंकि ऊंचाई पर जाएंगे तापमान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, इसीलिए वो साल भर क्या रहते हैं, बर्फ से जमे रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। ये तो बात थी क्षोभ मंडल की। याद रखना है सभी मौसमी परिवर्तन, सभी मौसम से संबंधित घटनाएं इसी परत में होती हैं। सबसे ज़्यादा घनत्व डेंसिटी इसी परत के अंदर है। अब दूसरे नंबर पर अपने बात करते हैं सेकंड परत की, जिसे अपने समताप मंडल या इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर के नाम से जाना जाता है। कहाँ से शुरू होती है? तो उत्तर देंगे जहाँ से क्षोभ मंडल खत्म हुई वहाँ से लेकर 50 किलोमीटर तक की सीमा, क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर तक की जो सीमा है वहाँ तक 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो फैली हुई परत है उसे समताप मंडल या उसे स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, जहाँ क्षोभ मंडल खत्म होती है वहीं समताप मंडल नहीं शुरू हुई। उनके बीच में, इन दोनों के बीच वाला जो 1 से 1.5 किलोमीटर का एरिया है उसे क्षोभ सीमा के नाम से भी जाना जाता है। यानी क्षोभ मंडल के खत्म होने के बाद 1-1.5 किलोमीटर का जो एरिया है वो ट्रोपोपॉज के नाम से, क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। तो क्षोभ सीमा के बाद कौन सी परत का विस्तार शुरू हो जाता है? समताप मंडल। यानी क्षोभ मंडल के बाद क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा जैसे ही समाप्त हुई वैसे ही स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल नाम से ही क्लियर है। इस परत में तापमान क्या रहते हैं? समान रहते हैं। नाम से तो यही लगता है इस परत में समताप यानी तापमान क्या मिलेंगे? समान मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखते हैं कैसे। समताप मंडल की अगर ऊंचाई की बात करें तो लगभग 13 किलोमीटर या 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक विस्तृत है। 13 या 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। ध्यान रखेंगे समताप मंडल के अंदर वायुयान या जेट विमान उड़ान भरते हैं। यानी जितना भी वायुयान है, अंतर्राष्ट्रीय वायुयान है और जेट विमान है, वो सभी इसी समताप मंडल के अंदर उड़ान भरते हैं। क्यों उड़ान भरते हैं? क्योंकि यहाँ तापमान समान रहता है, यहाँ मौसमी बदलाव, मौसमी परिवर्तन है वो दिखाई नहीं देते हैं। जितनी भी मौसम बदलने वाली घटनाएं हैं क्षोभ मंडल में होती हैं, तो समताप मंडल के अंदर तापमान समान होगा, मौसम साफ होगा, इसीलिए वायुयान या जेट विमान इसी परत में उड़ान भरते हैं। एक रीजन और भी है, हमने पढ़ा है जब धरातल के नज़दीक रहेंगे तो डस्ट पार्टिकल वगैरह ज़्यादा होंगी, डस्ट पार्टिकल जल वाष्प ज़्यादा होंगी तो घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स भी क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। यदि वायुयान वगैरह धरातल के नज़दीक उड़ेंगे तो उनको घर्षण बल ज़्यादा रहेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए वायुयान जेट विमान समताप मंडल के अंदर उड़ान भरते हैं। खूब बार क्वेश्चन आता है वायुयान या जेट विमान कहाँ उड़ान भरते हैं, तो उत्तर देंगे समताप मंडल में। हेलीकॉप्टर का पूछ ले तो एक बार आर्मी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है SSC के अंदर, हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ान भरते हैं? तो याद रखना है सामान्यतः जो हेलीकॉप्टर है वो क्षोभ मंडल के अंदर, यानी बहुत ज़्यादा हाइट तक नहीं जा पाते, इसलिए वो क्षोभ मंडल के अंदर उड़ान भरते हैं। इसीलिए जब कोई प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो अपने कहते हैं वहाँ राहत कार्य रोक दिया गया मौसम खराब होने के कारण। यानी जो हेलीकॉप्टर वगैरह हैं वो कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं और मौसम साफ नहीं होगा तो इनके उड़ान भरने में दिक्कत आएगी। समताप मंडल की पहली बात की, यानी तापमान समान रहते हैं, लेकिन ध्यान रखना है समताप मंडल का जो 15 किलोमीटर से 22 किलोमीटर का भाग है वो एज ए समताप मंडल काम करता है। वो समताप मंडल के रूप में तापमान उस क्षेत्र में लगभग समान रहते हैं। लेकिन 22 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक का एरिया है, या 22 ही मत मानो, इसको 30 मानो, यानी 30 से 50 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, इस 30 से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है। याद रखना है समताप मंडल का ऊपरी भाग 30 से लेकर 50 तक, समताप मंडल के ऊपरी भाग में ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसीलिए
इस भाग को ओजोन परत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। अब ये जो भाग है ये ओजोन लेयर के नाम से भी जाना जाता है, ओजोन परत के नाम से। इसे मंडल नहीं कहेंगे, है तो समताप मंडल का हिस्सा। तो ओजोन परत कौन से मंडल का हिस्सा है? उत्तर देंगे समताप मंडल का। कहाँ पाई जाती है? तो ऊपरी समताप मंडल में, यानी 30 से 50 किलोमीटर यानी समताप मंडल का ऊपर वाला भाग है, उसके अंदर ओजोन गैस की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए इसे ओजोन परत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा का आवरण बनाती है, पृथ्वी के लिए सुरक्षा वाली परत कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरणें हैं, अगर अपने बात करें सूर्य से आने वाली जो सौर विकिरणों के अंदर जो पराबैंगनी विकिरणें, अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी विकिरणें जो हैं वो कहाँ आकर अवशोषित कर ली जाती हैं? ओजोन परत के अंदर। यानी ओजोन परत मुख्य कार्य क्या करती है? सूर्य से आने वाली यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती हैं या अल्ट्रावायलेट किरणों को वापस अंतरिक्ष के अंदर लौटा देती हैं, परावर्तित कर देती हैं और धरातल तक आने से इनको क्या कर देती हैं? रोक देती हैं। इस प्रकार ये जीवधारियों की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव हैं उन सभी की इन पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है। इसीलिए ओजोन परत को रक्षात्मक आवरण कहते हैं, सेफ्टी लेयर। किससे सेफ रखती है? तो उत्तर देंगे यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट किरणों से, पराबैंगनी विकिरणों से। याद रखना है जो ओजोन की मात्रा है उसको डॉब्सन के अंदर मापा जाता है। इकाई पूछी गई है, ओजोन की इकाई क्या है, किस में मापा जाता है? डॉब्सन। इंपॉर्टेंट है, डॉब्सन। डॉब्सन में मापा जाता है। और ओजोन परत के आगे टॉपिक में भी पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक लेके उसके अंदर अपने बात करेंगे। ओजोन क्षय को रोकने के लिए जो सम्मेलन हुए थे उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के रूप में ओजोन क्षय, ओजोन छिद्रण की समस्या को कम करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। अब ओजोन क्षय या छिद्रण क्या है? तो उत्तर देंगे ओजोन परत के ऊपर ध्रुवीय क्षेत्रों में, चाहे वो उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, ध्रुवीय क्षेत्रों पर ओजोन गैस की रिक्तता, ओजोन गैस की कमी हो गई थी। ये पहचान हुई थी सर्वप्रथम अंटार्कटिका महाद्वीप पर, और ये जो कमी थी उसे ओजोन छिद्रण के नाम से जाना गया था, छिद्र के नाम से जाना गया था। और ये जो ओजोन छिद्रण की समस्या है इसका रीजन क्या दिया गया, क्यों आई ये समस्या? तो उत्तर देंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें, यानी रेफ्रिजरेटिंग उद्योग में, शीतलक उद्योग में, ठंडा करने वाली जितनी भी फैक्ट्रीज हैं उनमें काम आने वाली जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप उत्तर दे सकते हो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या इन्हें फ्रियोन गैसें भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन गैसें। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें कौन से उद्योगों से निकलती हैं? उत्तर देंगे रेफ्रिजरेटिंग उद्योगों से, शीतलक उद्योगों से, और शीतलक उद्योगों से निकलने वाली ये CFC यानी फ्रियोन गैसें ओजोन के साथ क्रिया करके इनका जो क्लोरीन का मुक्त मूलक है वो ओजोन के परमाणु के साथ क्रिया करके ओजोन को तोड़ देता है, और ओजोन के टूटते ही यहाँ ओजोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिसे ही ओजोन छिद्रण के नाम से जाना जाता है। कई बार अगर और भी साइंटिफिक क्वेश्चन पूछ ले, CFC के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन में मुख्य रूप से ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाला परमाणु है, उत्तर दे दे कार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन या कोई और ऑप्शन, तो आप उत्तर दोगे क्लोरीन। यानी ना तो कार्बन नुकसान पहुंचाता है ना ही फ्लोरीन ग्रुप नुकसान पहुंचाता है। क्लोरीन का मुक्त मूलक है वो क्या करता है? ओजोन को विघटित कर देता है, तोड़ देता है, क्रिया कर लेता है ओजोन के साथ। तो इस प्रकार हमने पढ़ा समताप मंडल,
धरातल के ऊपर लगभग 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली हुई ऊंचाई, और यहाँ 30 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक इस परत में ओजोन परत का संघनन ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, तो ओजोन परत के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत की उपयोगिता पड़ी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को परावर्तित कर देती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है, सुरक्षात्मक लेयर बनाती है। और अगर इम्पोर्टेंट बात करें, यहाँ यूवी रे जो है पराबैंगनी किरणें हैं, इस एरिया में जैसे ही आती हैं तो इस भाग का तापमान बढ़ जाता है। इस भाग का तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी नाम तो समताप परत था, लेकिन अब इस ओजोन लेयर के अंदर ओजोन परत जहाँ से 30 से 50 किलोमीटर तक होते होते ये तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी अगर अपने टेम्परेचर की भी बात करें तो क्षोभ सीमा तक, यानी धरातल से लेकर लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ परत का ऊपरी भाग क्षोभ सीमा, और यहाँ तक आते आते लगभग टेम्परेचर मिलता है -50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्षोभ सीमा के समीप लगभग -40 डिग्री, -50 डिग्री, -60 डिग्री तक का भी तापमान मिलता है। औसत रूप में मान लेते हैं क्षोभ सीमा के समीप टेम्परेचर कितना है? -50 डिग्री। समताप मंडल के इस नीचे वाली परतों में, नीचे वाले भाग के अंदर तापमान लगभग समान रहता है, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इस ओजोन परत समताप मंडल के ऊपरी भागों में तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और जो स्ट्रेटोपोज है, या हम कहें समताप सीमा जो है, जहाँ से समताप मंडल और मीजोस्फीयर, समताप मंडल और मध्य मंडल अलग होती है, इन दोनों की परतों के बीच वाला ये जो भाग है, ये स्ट्रेटोपोज के नाम से जाना जाता है। और इस स्ट्रेटोपोज के ऊपर अगर टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी क्षोभ सीमा ट्रोपोपोज के पास टेम्परेचर कितना था? -50 डिग्री, और स्ट्रेटोपोज पे टेम्परेचर कितना हो गया? 0 डिग्री। इसका मतलब इस भाग में कितनी वृद्धि होगी? 50 डिग्री सेंटीग्रेड की, लगभग 50 डिग्री। यानी समताप मंडल की ऊपरी सीमा, जिसे समताप सीमा कहते हैं, वहां तक आते आते तापमान शीत क्षेत्र वाला तापमान बन जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला तापमान बन जाता है। यानी समताप मंडल में औसत रूप से तापमान क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ता है। समताप मंडल की से ऊपर वाली परत को किस नाम से जानते हैं? मीजोस्फीयर, या हिंदी में क्या कहते हैं? मध्य मंडल। किस नाम से जाना जाता है? मध्य मंडल। याद रखना, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई जो परत है उसे मीजोस्फीयर या मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ भी आती है, यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। मीजोस्फीयर वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है, कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, सबसे ठंडी परत मीजोस्फीयर। और जहाँ ये तापमान जो समताप सीमा स्ट्रेटोपोज के ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, वो मध्य मंडल के समाप्त होने के बाद मीजोपोज, मेसोपोज कह दो या मीजोपोज, तो मीसोपोज के ऊपर ये जो सीमा है वो टेम्परेचर कितना आ जाता है? -100 डिग्री सेंटीग्रेड। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत इसीलिए कहते हैं क्योंकि मध्य मंडल के समाप्त होने वाले भाग मीजोपोज या मेसोपोज के समीप ये -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिर जाता है। वायुमंडल की सबसे ठंडा भाग यही है, मध्य मंडल। और इस भाग के अंदर एक और घटना दिखाई देती है, उल्काओं का जलते हुए दिखाई देना, यानी जिसे अपने कहते हैं तारे टूटने की घटना। तो तारा टूटता हुआ हमें दिखाई देता है, वो कौन सी परत के अंदर जलने की घटना दिखाई देती है उल्काओं का? तो उत्तर देंगे मीजोस्फीयर में उल्काशम या उल्काओं के जलने की घटना दिखाई देती है। मीजोस्फीयर से ऊपर आयनोस्फीयर, आयन मंडल, यानी 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर या 80 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई परत को आयन मंडल के नाम से जानते हैं। नाम से ही क्लियर है, आयन यानी धनायन और ऋणायन, यानी ये परत आयनाइजेशन के लिए उत्तरदायी होती है, आयनन की अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होती है।
क्यों होती है आयनन की अभिक्रियाएं? तो सीधा सा उत्तर देंगे, इस परत के अंदर हमें पता है वायुमंडल के अंदर अनेकों परमाणुविक गैसें पाई जाती हैं, जैसे O2, N2 एटम है, वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे ये O2, N2 वाले एटम इस आयन मंडल के अंदर आते हैं, तो आयन मंडल के अंदर सूर्य के प्रकाश के रूप में एक्स रेज और गामा रेज भी यहाँ पहुँचती हैं। आयन मंडल के अंदर एक्स रेज और गामा रेज भी यहाँ होती हैं, और ये एक्स रेज और गामा रेज ये क्या कर देती हैं, इन O2 और N2 वाले परमाणुओं को विघटित कर देती है, तोड़ देती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के परमाणुओं पर एक्स रेज और गामा रेज की बमबारी होती है, और इनसे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इन परमाणुओं से, और पॉजिट्रॉन के रूप में धनावेशित भाग है वो भारी होते हैं, वो नीचे आ जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, ऊपर वाली परत में चले जाते हैं, ऊपरी भाग में चले जाते हैं, और जो धनावेशित भाग हैं इन परमाणुओं के वो नीचे की तरफ परतों में आ जाते हैं, यानी आयनन की अभिक्रिया हो जाती है। यानी धनायन और ऋणायन बनने की जो प्रक्रिया है वो वायुमंडल की कौन सी परत में दिखाई देती है? तो उत्तर देंगे आयनोस्फीयर के अंदर, आयन मंडल के अंदर। याद रखना, एक्स रेज और गामा रेज जो है विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, और इनके कारण इस भाग का तापमान बढ़ जाता है। इस क्षेत्र का तापमान क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जहाँ माइनस में 100 था वो अचानक से तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किस लिए? एक्स रेज और गामा रेज यानी ये जो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं ये इस आयन मंडल के तापमान को अचानक से बढ़ा देती हैं, इसीलिए इसे थर्मोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। आयन मंडल को एक और नाम भी दिया जाता है, थर्मोस्फीयर। याद रखना, क्यों? क्योंकि यहाँ इन विद्युत चुंबकीय किरणों के कारण इस भाग का तापमान है वो खूब बढ़ जाता है। तो इम्पोर्टेंट बात, आयनोस्फीयर, आयन मंडल, आयनन की अभिक्रियाएं होती हैं, धनायन बन जाते हैं, ऋणायन बन जाते हैं, और ये जो धनायन और ऋणायन वाले भाग हैं ये रेडियो सिग्नल को पृथ्वी तक वापस लौटा देते हैं, परावर्तित करने के काम आते हैं। यानी रेडियो सिग्नल, टीवी सिग्नल, मोबाइल सिग्नल, ये जो हैं इन सिग्नल को ये जो परत है वो वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती हैं। इसलिए आयन मंडल को संचार के साधनों के लिए महत्वपूर्ण परत माना जाता है। खूब बार क्वेश्चन आता है, कौन सी परत संचार के साधनों के लिए महत्वपूर्ण परत है, या कौन सी परत को संचार परत के नाम से जाना जाता है? तो अपने उत्तर देंगे आयन मंडल को। और अगर बात करें इस परत के अंदर ध्रुवीय ज्योति की घटना, पोलर लाइट, इस परत में पोलर लाइट दिखाई देती है। यानी यदि वायुमंडल की आयन परत के अंदर चले जाएं, ध्रुवीय क्षेत्रों पर चले जाएं, तो हमें यहाँ पोलर लाइट यानी 7 रंगों वाला प्रकाश दिखाई देता है, जिसे पोलर लाइट या ध्रुवीय ज्योति की घटना कहते हैं। यदि उत्तरी ध्रुव में ये देखा जाता है, ये घटना देखी जाती है, तो इसे अरोरा बोरेलिस के नाम से जाना जाता है। और इसी ध्रुवीय ज्योति को यदि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर देखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के करीब, दक्षिणी ध्रुव ऑस्ट्रेलिया के करीब, तो याद रखो दक्षिणी ध्रुव यानी ऑस्ट्रेलिया यानी अरोरा ऑस्ट्रेलिस। उत्तरी ध्रुव पर जो पोलर लाइट दिखाई देती है आयन मंडल के अंदर, उसे अरोरा बोरेलिस के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्रुवीय ज्योति की जो घटना है, वो पोलर लाइट की जो घटना है, कौन सी परत में दिखाई देती है? इंपॉर्टेंट है, आयन मंडल में। याद रखना, आयन मंडल या आयनोस्फीयर को कई उप परतों में बांटा जाता है, जैसे G, F, E, D, या सीधा याद रख लो नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, D, E, F, G, D, E, F, G, कई परतों में बांटा जाता है। डी परत की अगर बात करें तो आयन मंडल के सबसे निचले भाग में विस्तृत होती हैं। ये कुछ निम्न आवर्ती की जो तरंगे हैं उनको ये क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। निम्न आवर्ती की तरंगों को क्या कर देती हैं? परावर्तित कर देती हैं। और मध्यम और उच्च आवर्ती की जो तरंगे हैं उनको क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। ई एफ की बात करें, ये जो परतें हैं
इन परतों के अंदर मध्यम और उच्च आवर्ती की जो तरंगे हैं वो क्या होती हैं, परावर्तित कर दी जाती हैं, वापिस अर्थ की ओर लौटाती जाती हैं। दीर्घ, मध्यम और दीर्घ तरंगे जो हैं वो परावर्तित कर दी जाती हैं, याद रखना है। डी ई एफ ये जो परतें हैं ये मुख्य रूप से दिन के अंदर यानी रात्रि के अंदर ये परतें जो आयन मंडल है वो संकुचित हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात्रि के अंदर सनलाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं होगी तो एक्स किरणें गामा किरणें नहीं होंगी, गामा किरणें एक्स किरणें नहीं होगी तो आयनन की क्रिया नहीं होगी, आयनन की क्रिया नहीं होगी तो धनायन और ऋणायन नहीं बनेंगे, ऊर्जा नहीं होगी, तापमान नहीं होगा, तापमान नहीं होगा इसका मतलब आयन मंडल क्या हो जाएगा, रात्रि में संकुचित हो जाएगा। तापमान ज़्यादा होगा तो आयन मंडल का क्या हो जाएगा, विस्तार हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण तथ्य है ये भी। ये तो बात थी आयन मंडल की, याद रखना है। आयन मंडल से ऊपर जहाँ तक वायुमंडल उपस्थित है यानी लगभग आप सीधा याद रखो 500 किलोमीटर से जहाँ ऊंचाई तक 800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर वहाँ तक के भाग को एग्जोस्फीयर या बहिर्मंडल कहा जाता है। बहिर्मंडल किसे कहते हैं? आयन मंडल से लेके जहाँ तक वायुमंडल की उपस्थिति है उस भाग को बहिर्मंडल कहा जाता है। और इस भाग के अंदर हल्की गैसें जैसे हीलियम, जैसे हाइड्रोजन की कुछ मात्रा, जिनोन की कुछ मात्रा, यानी ये उत्कृष्ट गैसें वगैरह जो हल्की गैसें हैं वो इस भाग के अंदर पाई जाती हैं। अगर बात करें इसी भाग के अंदर 600, 800, 900 किलोमीटर की ऊंचाई पर IRS यानी जो पोलर सैटेलाइट है, स्पेसिफिक इंडिया की अगर दृष्टि से बात करें तो इंडियन रिमोट सेंसिंग जो जोन है वो यही जोन है, यही भारत के जो पोलर सैटेलाइट हैं उनको छोड़ा जाता है। और पोलर सैटेलाइट लॉन्च करने का जो व्हीकल है उसे किस नाम से जाना जाता है? PSLV। P का मतलब पोलर, S से सैटेलाइट, L से लॉन्च व्हीकल यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जितनी भी कम दूरी के उपग्रह पृथ्वी की कक्षा के समीप कम दूरी के जो उपग्रह छोड़े गए हैं निचली कक्षाओं में, पृथ्वी की निचली कक्षाओं में जो उपग्रह छोड़े गए हैं कौन से यान की सहायता से छोड़े गए हैं? PSLV की सहायता से। तो ये ध्यान रखना है। ये जो IRS या भारत के रिमोट सेंसिंग एरिया या आपने कहे पोलर सैटेलाइट जो है, ध्रुवीय उपग्रह जो हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के करीब रह के 800-900 किलोमीटर ऊंचाई पर रहते हुए जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ये जो छोड़े गए हैं ये 800-900 किलोमीटर यानी इसी एरिया के अंदर छोड़े गए हैं। तो ये तो कुछ बातें थी इम्पोर्टेंट वायुमंडल से संबंधित। यहाँ हमने जो वायुमंडल की परतें देखी, ये जो वायुमंडल की परतें थी ये वायुमंडल के अंदर मिलने वाली गैसों, धूल मिट्टी के कणों, जलवाष्प इत्यादि के आधार पर बनी थी, पदार्थों के आधार पर बनी थी। यदि अपने एक और विभाजन देखें तो इन परतों को और दो भागों में बांटा जा सकता है, जैसे होमोस्फीयर और हिट्रोस्फीयर, सममंडल और विषम मंडल। यानी पृथ्वी के समीप क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, ये तीनों परतें जो हैं वो होमोस्फीयर या सममंडल कहलाती हैं, क्योंकि इन तीनों परतों के अंदर समान अनुपात के अंदर गैसीय कण या अन्य पदार्थों के कण पाए जाते हैं। इसलिए इन परतों के भौतिक रासायनिक गुण क्या रहते हैं? समान रहते हैं। लेकिन जो आयन मंडल और एग्जोस्फीयर है, बहिर्मंडल है, इन क्षेत्रों के अंदर भौतिक और रासायनिक गुण प्रत्येक परत के अलग अलग भाग में अलग अलग होते हैं, समान नहीं होते। इसीलिए इसे विषम स्फीयर, विषम मंडल के नाम से जाना जाता है। तो विषम मंडल आयन मंडल और बहिर्मंडल, जबकि सम मंडल में क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल की बातें आती हैं। 1 सेकंड के अंदर अगर रिपीट करें पूरे लेसन को, तो वायुमंडल की परतें कितनी परतें हैं? तो हमने बात की मुख्य रूप से 5 परतें हैं। कौन कौन सी 5 परतें हैं?
ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल, क्षोभ का मतलब विक्षोभ का मतलब डिस्टर्बेंस, परिवर्तन, मौसमी परिवर्तन वाली, मौसम बदलाव वाली जितनी भी घटनाएं हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों पर 8 किलोमीटर, विषुवतीय के क्षेत्रों पर लगभग 18 किलोमीटर का विस्तार होता है इनका। सबसे ज़्यादा घनत्व वाली परत, पृथ्वी के सबसे समीपस्थ, धरातल के सबसे नज़दीक वाली परत क्षोभ मंडल। समताप यानी समान तापमान वाली जो मंडल है जिसमें वायुयान और जेट विमान उड़ान भरते हैं, और इस परत का विस्तार लगभग आप याद रखो 15 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक का, और इसमें भी 28 से लेके या 50 किलोमीटर तक का भाग जो है वहाँ ओजोन गैस की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। सुरक्षात्मक आवरण वाली परत कहलाती है। पृथ्वी की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है किससे? यूवी रेज को, अल्ट्रावायलेट किरणों को परावर्तित कर देती हैं और धरातल पर आने से उनको रोक देती हैं। इम्पोर्टेंट बात, ओजोन की जो मात्रा है वो डॉप्सन के अंदर मापी जाती है, डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। और ओजोन छिद्रण की बात, अंटार्कटिका महाद्वीप पर सर्वप्रथम ओजोन छिद्रण की खोज हुई थी, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो इससे रिलेटेड है। आगे ओजोन छिद्रण, ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापमान, वैश्विक उष्णता यानी ग्लोबल वार्मिंग के ही नाम है, इनके बारे में एक दिन अलग से मुख्य जलवायु मुद्दों के ऊपर एक टॉपिक रखेंगे, वहाँ अपने और डिटेल में इसको देखेंगे। ओजोन परत की बात थी। मध्य मंडल 50 से लेकर 80 किलोमीटर तक का भाग मीजोस्फीयर कहलाता है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। और बात करें, इसमें उल्काएं जलती हुई दिखाई देती हैं। 80 से 500 किलोमीटर तक आयनोस्फीयर, आयन मंडल पड़ा, आयनन रिएक्शन होती हैं, धनायन और ऋणायन यहाँ बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि एक्स रेज और गामा रेज जो हैं वो इन परमाणुओं को यहाँ आयनों में बदल देती हैं, और इसी कारण इसे संचार परत, संचार के लिए महत्वपूर्ण परत है, तो संचार परत के उपनाम से भी जाना जाता है। और ध्रुवीय ज्योति की घटना, पोलर लाइट की घटना यानी अरोरा बोरेलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस की जो घटना है वो इसी आयन परत के अंदर दिखाई देती हैं। आगे हमने पढ़ा एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल, जिसके अंदर 800, 900 या 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग जो पोलर सैटेलाइट है वो लॉन्च किए जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, रिपीट करिए बार बार। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट करिए, आपको उसी समय उत्तर दिया जाएगा। अगर और भी इससे संबंधित कुछ नई बात है तो कमेंट के जरिए उत्तर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।